दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की कहानी है जालिम बहू। हीरालाल जी आंसुओं से भरी आंखें लिए हुए अपने कमरे पर बैठे हुए थे। लगातार कमरे की दीवारों पर लगी अपनी पत्नी की तस्वीर को निहारे जा रहे थे और अपनी पत्नी के साथ बिताए हुए सुहाने पलों को याद कर रहे थे। उनकी आंखों से लगातार अश्रुधारा बहे जा रही थी। पत्नी के जाने के बाद उन्हें अपना जीवन जैसे बहुत बड़ा बोझ लग रहा था। आज सुबह से ही हीरालाल जी की हालत ख़राब थी। उनके पेट में अचानक दर्द शुरू हुआ और उन्हें उल्टियाँ होना शुरू हो गई। शायद बासी खाना खाने के कारण उन्हें एसिडिटी हो गई थी। आज उनका बेटा कुणाल भी जल्दी ऑफिस चला गया था। हीरालाल जी ने अपनी बहू को कहा, बहू ज़रा कुणाल को फ़ोन लगा घर बुला ले, मेरी हालत कुछ ख़राब ही लग रही है, शरीर में जैसे जान ही नहीं है। हीरालाल जी के इतना कहने की देर थी कि बहू तो जैसे उन पर चिल्लाने को तैयार थी। बाबूजी, आपको तो और कुछ काम नहीं है सिवाय मेरे पति के खर्चों को बढ़ाने के। ऑफिस गए हैं वो, और आपके लिए ऑफिस छोड़कर तो नहीं आ सकते हैं ना। कितनी बार कहा है, जितना खाना पचे उतना ही खाया करो। खाने में तो आप किसी चीज़ का परहेज नहीं करते, सारा दिन मुंह चलता रहता है आपका। बुढ़ापे में जीभ पर काबू नहीं रखोगे तो उल्टियाँ ही करोगे। बहू की जली कटी बातें सुनकर ही हीरालाल जी चुप करके वापस अपने कमरे में बैठ गए। बैठे बैठे उन्हें याद आया कि जब भी उनका पेट खराब होता था या कभी उल्टी होती थी तो उनकी पत्नी कमला उन्हें पानी में नींबू और काला नमक का शरबत बनाकर दिया करती थी, जैसे पीकर उन्हें राहत मिल जाती थी। शरबत बनाने के लिए हीरालाल जी ने अपनी पोती को आवाज़ दी और थोड़ा सा नींबू पानी बनाने के लिए कहा। नव्या ने दादाजी के लिए नींबू पानी बनाया और दादाजी को दिया। नींबू पानी पीकर वो जैसे ही गिलास रखने लगे तो कमज़ोरी के कारण कांपते हाथों से पानी का गिलास नीचे गिरा और टूट गया। जैसे ही बहू ने गिलास टूटने की आवाज़ सुनी, वह दौड़ी दौड़ी रसोई घर में आई। अब तो बाबूजी की खैर नहीं थी। जानकी ने बाबूजी पर तानों की बौछार कर दी और उन्हें ताने देने लगी। बाबूजी का पेट उल्टी के कारण बिल्कुल खाली हो चुका था और उन्हें बहुत ज़ोर से भूख लग रही थी, लेकिन बहू से कहने की उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी, तो खुद ही उठे और रसोई में खाना डालने लगे। खाना लेकर अपने कमरे की तरफ बढ़ ही रहे थे कि जानकी ने रास्ते में ही उन्हें टोका और बोला, यह क्या बाबूजी, अभी तो आपको उल्टियाँ हो रही थी और इतनी जल्दी आपको भूख भी लग गई। आपको क्या दिख नहीं रहा है कि आपकी उल्टियाँ की वजह से कितनी गंदगी फैल गई है। जाइए और पहले वह गंदगी साफ़ कीजिए। कहते हुए जानकी ने बाबूजी के हाथ से खाने की प्लेट छीन ली। भूख प्यास से तड़पते हुए हीरालाल जी केवल बहू की तरफ देखते ही रह गए। सुबह से शाम हो गई, लेकिन हीरालाल जी के मुंह में रोटी का एक निवाला तक नहीं गया। शाम को जब उनका बेटा विशाल घर आया तो उसने पूछा, बाबूजी क्या बात है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है लग रही है। हीरालाल जी ने उन्हें अपना हाल सुनाया तो कुणाल बोला, तो आप मुझे बताते, मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलता। बेटा, वो बहू कह रही थी कि जैसे ही हीरालाल जी कुछ बोलने को तभी उनकी बहू जानकी उनकी तरफ देखने घूरने लगी। हीरालाल जी वहीं चुप हो गई। बाबूजी, आप कुछ कह रहे थे, बोलिए ना, क्या बोलना चाहते थे आप? कुणाल ने अपने बाबूजी से जानना चाहा। बेटा, मैं वो कह रहा था कि मेरी दवाइयाँ ख़त्म हो गई हैं। जब तुम कल शाम को ऑफिस आओगे तो लेते आना। अरे बाबूजी, आपकी दवाइयाँ तो मैं 2 दिन पहले ही ले आया था, मैंने जानकी को दी थी। जानकी, तुमने बाबूजी को वो दवाइयाँ क्यों नहीं दी? कुणाल ने अपनी पत्नी को आवाज़ लगाते हुए कहा। जानकी दौड़कर आई और बोली, जी वो काम में भूल गई थी, अभी लेकर आती हूँ। बाबूजी ने मुझसे तो
पूछा ही नहीं। अगले दिन सुबह कुणाल उठा तो उसने देखा कि रसोई घर में बाबूजी बर्तन धो रहे थे। कुणाल ने कहा, बाबूजी ये क्या कर रहे हैं आप? तो बाबूजी बोले, अरे दिल बहलाने के लिए थोड़ा सा काम कर लेता हूँ, मैं अपनी खुशी से कर रहा हूँ। यह सुनकर कुणाल चुप हो गया। जब कुणाल तैयार होकर ऑफिस के लिए निकला गया तो जानकी बाबूजी से बोली, अच्छा तो दवाइयाँ न मिलने पर आप मेरी उनसे शिकायत कर रहे थे और आज उनके सामने ही बर्तन धोने शुरू कर दिए। थोड़ी देर के लिए रुक नहीं सकते थे? दिखाना ज़रूरी था कि मैं आपसे घर का काम करवाती हूँ। तो ठीक है, आपकी आज की खाने की छुट्टी। यह सुनकर हीरालाल जी बहू के आगे हाथ जोड़ कर गिड़गिड़ाने लगे और बोले, बहू 2 दिन हो गए हैं मुझे खाना खाए हुए। बहू के भूख के मारे जान निकली जा रही हैं। खाने के लिए 2 रोटी तो दे दो। कहते हुए हीरालाल जी की आंखों में अश्रुधारा बह निकली। जानकी ने थोड़ी सी दया दिखाते हुए हीरालाल जी को राहत की पड़ी। बासी 2 रोटियां दे दी और साथ में ही उनके आगे चाय रखते हुए बोली, यह लो, आज तो आपको रोटी और चाय दे रही हूँ, लेकिन आगे से आपने किसी से कोई शिकायत करने की कोशिश की तो अपना अंजाम सोच लीजिएगा। यह कहकर जानकी तैयार होकर अपनी किटी पार्टी में चली गई। हीरालाल जी अपनी पत्नी की तस्वीर की तरफ देखने लगे और बोलने लगे कि भाग्यवान, ऐसा खाना तो कोई किसी भिखारी को भी नहीं देता होगा। उनकी पत्नी को स्वर्गवासी हुए 6 महीने हो चुके थे और इन 6 महीनों में वही जानते थे कि उन्होंने एक सांस किस तरह ली और 2 दिन के भूखे थे तो हीरालाल जी पुरानी बासी रोटियों पर भी टूट पड़े। अगले दिन सुबह हीरालाल जी अपने बेटे से बोले, अरे बेटा देखना, यह मेरा चश्मा टूट गया है। शाम को जब तुम ऑफिस से आओगे तो इससे ठीक करवाते आना। अरे बाबूजी, आपका चश्मा तो बिल्कुल पूरी तरह टूटा हुआ है। यह कहते हुए कुणाल ने जानकी को आवाज़ लगाई और कहा, आज बाबूजी को लेकर जाना, उनकी आंखों भी टेस्ट करवा देना और उनके लिए नया चश्मा भी बनवा लाना। जानकी ने कुणाल के सामने आज्ञाकारी बीवी बनते हुए हाँ में गर्दन हिला दी, लेकिन कुणाल के जाते ही ज्वालामुखी की तरफ फट पड़ी। बाबूजी, आपको चैन नहीं आता क्या? रोज कोई ना कोई नया खर्चा लेकर बैठ जाते हो। अरे बहू, मुझे आंखों में से कुछ नहीं नज़र नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने कुणाल से कह दिया। वैसे तो तुम भी जानती हो कि मैं कोई फालतू खर्चा नहीं करता हूँ। हीरालाल जी डरते डरते बोले, अच्छा, कह तो ऐसे रहे हो जैसे सारा दिन ऑफिस में बैठते हो और काम करते हो, जिसके लिए आपको चश्मे की ज़रूरत है। सारा दिन तो आप घर में पड़े हैं और रोटियां तोड़ रहे हैं। एक बात ध्यान से सुन लीजिए, अगर 2 वक्त की रोटी खानी है तो चुपचाप अपने कमरे में पड़े रहिए। मैं तो परेशान हो गई हूँ। अगर रोज़ रोज़ यही चलता रहा तो देख लेना, एक दिन वृद्धाश्रम भेज दूंगी। फिर मुझसे मत कहना। हीरालाल जी की पोती नव्या अपनी माँ के मुँह से रोज़ रोज़ यह बातें सुन रही थी। वह माँ के पास आई और बोली, माँ, आप दादाजी के साथ इस तरह से क्यों बोलती हो? पापा के सामने तो आप उन्हें कुछ नहीं कहते। यह सुनते ही जानकी ने नव्या के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और बोली, किसने सिखाया तुम्हें यह बातें? खबरदार आज के बाद अपने दादाजी के पास बैठी तो। बहू के बातें सुनकर हीरालाल जी का कलेजा तो जैसे छलनी हो गया। रोज़ रोज़ इस तरह जिल्लत भरी जिंदगी से हीरालाल जी की सहनशीलता जवाब देने लगी थी। वे अपने बेटे को सब कुछ बता देना चाहते थे, लेकिन केवल यही सोचकर चुप हो जाते थे कि वे अपने घर में झगड़े का कारण नहीं बनना चाहते और बेटे बहू का परिवार नहीं तोड़ना चाहते। हीरालाल बहुत सोच विचार में डूब चुके थे। क्या करूं, किससे कहूं, इन सब
बातों का जवाब वह नहीं ढूंढ पा रहे थे। वे जानते थे कि अगर उन्होंने बेटे को सारी बात बताई तो वह बहू को नहीं छोड़ेगा। एक दिन जब कुणाल अपने ऑफिस चला गया और नव्या अपने स्कूल चली गई तो जानकी भी तैयार होकर अपने किसी पार्टी के लिए निकल गई। तो बहुत सोच विचार करके हीरालाल जी बिना किसी को बताए घर से निकल गए। उनकी आंखों आंसुओं से भरी हुई थी। बहू के द्वारा कहा गया एक एक शब्द उनके कानों में गूंज रहा था। जानकी जब वापस आई तो देखा बाबूजी घर पर नहीं थे। उनके सारे कमरे छान लिए, सब जगह देख लिया, लेकिन बाबूजी कहीं नहीं मिले। अरे आखिर बिना बिताए कहाँ चले गए बाबूजी? आज आने दो घर उनको, आज उनकी खैर नहीं। ज़्यादा मनमानी करने लगे हैं, सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। लेकिन देखते देखते शाम हो गई। नव्या भी घर आ गई और विशाल ने आने का समय हो गया रहा था, लेकिन हीरालाल जी का कोई पता नहीं था। और उधर जानकी डर के मारे कांपने लगी, क्योंकि कुणाल को आते ही बाबूजी से मिलने उनके कमरे में आते ही थे। कुणाल के सवालों का क्या जवाब दूंगी? कहाँ चले गई? क्यों चले गए? क्या बात हुई थी? सब पूछेंगे तो क्या बताऊंगी? यह सब सोच सोच कर जानकी के पसीने छूटे जा रहे थे। आखिर बाबूजी की जिम्मेदारी तो जानकी ने उसे ही दी थी। कुणाल जानकी पर पूरा विश्वास करता था और जानकी भी कुणाल के सामने बाबूजी का ख्याल रखने का ढोंग करती थी। लेकिन उसे जानकी की असलियत का पता नहीं था। पर आज पोल खुलने वाली थी। कुछ देर बाद जब कुणाल ऑफिस से आया तो वह बाबूजी के कमरे में गया और बाबूजी के ना मिलने पर जानकी से उनके बारे में पूछा। जानकी कांपते हुए बोली, वो आज बाबूजी पता नहीं सुबह से ही कहाँ चले गए, घर पर नहीं थे। नहीं, मैं वो किसी पार्टी में गई थी। कुणाल गुस्से से लाल हो गया। तुम और तुम्हारी किटी पार्टी, अगर मेरे बाबूजी को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुमसे तो मैं बाद में निपट लूँगा। कहते हुए कुणाल बाबूजी को ढूंढने के लिए बाहर निकल पड़ा। कुणाल ने बाबूजी को आसपास पड़ोस में खोजा। जैसे कि पड़ोसियों को पता चला कि बाबूजी का अपना घर छोड़कर निकल गए हैं तो उन्होंने चुप रहना उचित नहीं समझा। उन्होंने जानकी की सारी पोल खोल दी कि कैसे जानकी बाबूजी से काम करवाती थी और बर्तन साफ करवाती थी और बदले में उन्हें खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी उनसे ना दी जाती थी। यह सुनकर कुणाल पर तो जैसे कोई पहाड़ टूट पड़ा। उसे वो पल याद आने लगे जब बाबूजी उसे कुछ कहना चाहते थे पर कहते कहते बीच में ही रुक जाते थे। शायद जानकी के डर के कारण ही बाबूजी कुछ बोल ना पाते थे। कितना अनजान और कितना लापरवाह था मैं, जो मैंने जानकी पर आंख बंद करके विश्वास किया और अपने बाबूजी की भावनाओं को समझ ना सका। कहते हुए कुणाल बाबूजी की खोज में दौड़ने लगा। अचानक उसे ख्याल आया कि बाबूजी अपने गांव जाने के लिए निकले होंगे और हो ना हो वो रेलवे स्टेशन पर ही मिलेंगे। कुणाल दौड़ते दौड़ते रेलवे स्टेशन तक पहुंचा, लेकिन वहां जाकर भी उसे बाबूजी कहीं ना दिखे। वह थक हार कर प्लेटफार्म पर बैठ गया और सामने ही देखा कि बाबूजी भी प्लेटफार्म पर ही बैठे हुए थे और लगातार आंसू बहा रहे थे। उन्हें रोता देखकर कुणाल को अपने दिल पर 100 छुरियां चलने बराबर दर्द महसूस हुआ और जो बाबूजी कभी स्वाभिमान के साथ रहा करते थे वे पहुंच गए। कुणाल भागकर अपने बाबूजी के पास पहुंचा। बाबूजी को देखकर उनके गले लग पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। बेटे को देखकर हीरालाल जी भी अपने आप को संभाल ना पाए और अपने दिल का गुब्बार बेटे के आगे उन्होंने खाली कर दिया। पिताजी, मैं सब जान गया हूँ कि जानकी ने आपके साथ कैसा व्यवहार किया।
आप पर कितना अत्याचार किया, लेकिन आप आज तक चुप क्यों थे? यह भी मैं जान गया हूँ। आज तक जो हुआ जान गया हूँ। आज तक जो हुआ सो हुआ। आज के बाद ऐसा नहीं होगा। जानकी ने आपको जो घाव दिए हैं, उस एक एक घाव का हिसाब तो उसे देना ही पड़ेगा। पिताजी, अब आप मेरे साथ घर चलिए। कुणाल अपने बाबूजी का हाथ पकड़कर घर की तरफ लेकर जाने लगा तो हीरालाल जी ने घर जाने से मना कर दिया। नहीं बेटा, मैं तुम्हारे और बहू के बीच झगड़े का कारण नहीं बनना चाहता। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों खुश रहो। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ हैं। पर मैं घर वापस नहीं आऊँगा। कुणाल किसी तरह बाबूजी को मना कर घर वापस लेकर आया। घर आते ही जानकी को देखकर जानकी का खून खोल गया। कुणाल ने कोई सवाल नहीं किया, ना ही उसे कुछ बोलने का मौका दिया। आते ही उसके मुंह पर 4 थप्पड़ जड़ दिए। आज ये नज़ारा उसने पड़ोसी भी देख रहे थे, पर किसी के आकर कुणाल को नहीं रोका। कुणाल का गुस्सा देखकर जानकी के होश उड़ गए। उनका चेहरा गुस्से में लाल हो गया था और वह आज जानकी को नहीं छोड़ने वाला, यह साफ साफ नजर आ रहा था। जलील औरत, मैंने तो तुझ पर विश्वास किया था, अपने बाबूजी को तेरे हवाले छोड़ा था और तू मेरे विश्वास का गलत फ़ायदा उठाया। मैं तो यही सोचता था कि मेरे बाबूजी पर रहकर बहुत खुश हैं, लेकिन नहीं, तुमने तो उनका जीना बदतर कर दिया और मेरे सामने उनका ख्याल रखने का ढोंग करती थी। जितना दुख तुमने मेरे बाबूजी को दिया, उससे तो मैं ब्याज समेत तुझे वापस दूंगा। तुम अभी इसी वक्त मेरे घर से बाहर निकल जाओ। कुणाल ने जानकी के मायके में फ़ोन लगाया और उनकी माँ को बोला कि आज मैं आपकी बेटी से सारे रिश्ते ख़त्म करता हूँ। आइए और अपनी बेटी को ले जाइए। मुझे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मेरी बेटी प्रिया मेरे साथ रहेगी। तलाक का नोटिस मैं आपके घर भिजा दूंगा। कुणाल ने जो किया वह देखकर सुनीता हक्की बक्की रह गई। हीरालाल जी बोले, बेटा गुस्सा शांत करो और मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हें मेरी वजह से अपनी पत्नी से रिश्ता नहीं तोड़ना चाहिए। जब तुम पति पत्नी नहीं माँ बाप भी हो, सोचो तुम्हारे बेटी पर क्या गुजरेगी। मेरा क्या है, मैं तो कहीं पर भी रह लूँगा। नहीं बाबूजी, यह घर मुझसे पहले आपका है और यह घर आपसे कोई नहीं छीन सकता। अगर कोई घर छोड़कर जाएगा तो वह जानकी होगी। मुझे तो अपने पिता की ज़रूरत है, उसे अपने ससुर की ज़रूरत नहीं है, इसलिए वह घर छोड़कर जा सकती हैं। यह कहकर कुणाल ने जानकी के कपड़े बैग में पैक करने शुरू कर दिए। जानकी ज़ोर ज़ोर से रोते हुए बाबूजी के पैरों में गिर पड़ी और माफ़ी मांगने लगी। बाबूजी, मुझे बहुत शर्म आ रही है। मैंने आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। यह भी नहीं सोचा कि माँ के जाने के बाद आप कितना अकेला महसूस करते होंगे। आज मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। आज जानकी उन्हीं बाबूजी से अपने किए कर्मों की माफ़ी मांग रही थी, जिनके साथ कभी नौकरों की तरह व्यवहार किया करती थी। हीरालाल जी बहू से बोले, बहू, कुणाल मेरा इकलौता बेटा है और मैं उसके जीवन में कभी दुख नहीं देखना चाहता। जो हो गया सो हो गया, लेकिन मैं अपने बेटे का घर टूटने नहीं देखना चाहता, इसलिए मैंने तुझे माफ़ कर दिया है। देखना निर्लज्ज, मेरे बाबूजी का दिल कितना बड़ा है। तूने पर कितने जुल्म ढाए, फिर भी इन्होंने तुझे माफ़ कर दिया है। उस दिन से बहू के व्यवहार में ज़मीन आसमान का परिवर्तन आ गया है। अगले दिन जानकी बाबूजी के आसमान का परिवर्तन आ गया। अगले दिन सुनीता बाबूजी के कमरे में आई और बोली, बाबूजी आपकी चाय रखकर। जानकी ने बाबूजी का आशीर्वाद लिया। आज बाबूजी अपनी पत्नी की तस्वीर के सामने सुकून से बैठे थे और खूब सेवा करवा रहे थे। आज उनकी सारी चिंताएं दूर हो गई थी। उनकी पत्नी
की मृत्यु के बाद आज पहली बार ऐसा हुआ कि वह सुकून की सांस ले पा रहे थे और यही दुआ कर रहे थे कि भगवान हर माता पिता को विशाल यानी कि कुणाल जैसा बेटा दे। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो कमेंट करके बताएं और हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करें। धन्यवाद।